हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुलवीर कौर और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्ट वॉलकॉट के एमसीक्यूज़ को, डायरेक्ट वॉल के फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इसके एमसीक्यूज़ को। और इसकी डिटेल में जो वीडियो बनाई थी वो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो पहले आप उसको देखिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और जो लोग देख चुके हैं वो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए बैठें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर अपने आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने नहीं किए, क्या आपका स्कोर रहा, प्लीज़ बताएं, ठीक है। और क्योंकि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं इसके बारे में, तो आपसे आई होप कि आप अच्छे ही मार्क्स गेन करेंगे। एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए हम लोग धीरे धीरे सारे राइटर्स को कवर कर रहे हैं। होप सो आप इन पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे की वीडियोस को भी आप आगे की वीडियोस को भी देखेंगे और पूरी तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये किसकी पोयम है? तो हमें पता है कि ये किसकी पोयम है, डायरेक्ट वॉलकॉट की पोयम है, ठीक है। डायरेक्ट वॉलकॉट की पोयम है ये तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वॉलकॉट के किस कलेक्शन में थी ये, अब ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, इसके जो मेन राइटर्स हैं वो भी आप देखते चले, जैसे ये चिनुआ अचीबे। आपको पता है चिनुआ अचीबे आपके अफ्रीकन लिटरेचर के फादर हैं, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर इनको कहा जाता है, ठीक है। जो आपके जिनमें भी अफ्रीकन लिटरेचर आता है, जैसे अभी DSSB की वैकेंसी आई हैं DSSB की वैकेंसीज़ में आपके अफ्रीकन लिटरेचर को आपको डिटेल में पढ़ना रहता है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज किसी भी राइटर की होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हम LT ग्रेड के हिसाब से ही प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन एक बेस जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे चिनुआ अचीबे, ये कौन है, फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर है। वोल्सोइनका कौन है, फर्स्ट अफ्रीकन नोबल लॉरिएट है, ठीक है। अफ्रीकन लिटरेचर में सबसे पहले जिन्होंने नोबल प्राइज़ पाया था वो वोल्सोइनका थे। अच्छा, डायरेक्ट वॉलकॉट कौन है? तो डायरेक्ट वॉलकॉट ने भी क्या कहते हैं, नोबल पाया था। अब आपको ये बताना है कि नोबल इन्होंने किस ईयर में पाया था, ठीक है। डायरेक्ट वॉलकॉट हमारे राइटर हो गए। डायरेक्ट वॉलकॉट के बाद अब इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि ये कैसे हैं। पोएट है, सेंट लूसियन पोएट है और नोबल लॉरिएट है। सेंट लूसियन है, मतलब ये सेंट लूसिया नाम की जगह में कैरिबिया में रहते थे, ठीक है। और इनकी जो ये पोएम है ये डिस्कस करती है इनकी जो डिवाइडेड पर्सनालिटी हो गई है, जो डिवाइडेड इनकी आइडेंटिटी हो गई है, उस पर बात करते हैं। अफ्रीकन एंसेस्ट्री और यूरोपियन कल्चरल ट्रेनिंग, ठीक है, कि कैसे एक डिवाइडेड आइडेंटिटी को जी रहे हैं, ठीक है। और कैसे मतलब उनको अफ्रीका के कल्चर के बीच में और यूरोपियन कल्चर के बीच में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गिल्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये है व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म्स व्हेन बैकड्रॉप ऑफ द पोएम। तो ये क्या इसका आंसर था? इसका आंसर था माओ अपराइजिंग, ठीक है। माओ अपराइजिंग ही इसका बैकग्राउंड है। इसी की वजह से इन्होंने इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग को ही ध्यान में रख करके इन्होंने ये पोएम को लिखा था। तो माओ अपराइजिंग हुई कब थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो 1952 से 1960 में हुई थी और कहाँ हुई थी, केन्या में हुई थी। यही इसकी क्या करती है, हिस्टोरिकल सेटिंग को प्रोवाइड करती है। और वॉलकॉट ने इसमें क्या बताया है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया है कि जिस तरीके का ब्रिटिश पोस्ट कॉलोनियल जो उनका स्ट्रगल है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे थीम वगैरह बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चैप्टर से आपका मतलब किसी भी पोएम से लाइन्स वगैरह तो पूछी ही जाती हैं, साथ में आपके थीम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इसकी आपकी थीम क्या है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ मैन बिलोंगिंग टू वर्ड्स। वॉलकॉट फील्स इमोशनली टाइड टू अफ्रीका एंड येट इंटेलेक्चुअली बाउंड टू इंग्लिश, ठीक है। तो यही सेम प्रॉब्लम्स हम इंडियंस के साथ भी है कि हम इंडिया के कल्चर को लेकर के डाउट में रहते हैं। हम एक इमोशनली जो हमारा कनेक्ट है वो इंडियन कल्चर के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज होने के लिए इतने परेशान हैं, या हमारे ऊपर इतना प्रियर प्रेशर है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि हमको इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में बात करना
हमारे लिए हमारे कल्चर के का नीड नहीं है, हमारे लिए कैसा नीड हो गया है, वो वेस्टर्नाइजेशन का नीड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके के डिलेमा में हम भी अक्सर खुद को पाते हैं। सेम वही चीज़ इन्होंने अपनी पोएम में बताई है कि किस तरीके से ये अपने आप को डिवाइडेड पाते हैं उसमें। ठीक है, विच पोएटिक टेक्निक डोमिनेट्स द पोएम, किस पोएटिक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है इस पोएम में। तो सटायर तो कहा ही जा सकता है इसको, लेकिन एलेगरी नहीं है इसमें। मेन जो इस्तेमाल हुआ है ये इमेजरी और आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, द पोएम रिलाइज हैवली ऑन इमेजरी सच एज टॉनी सच एज टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, सच एज टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या हुआ, जो एक अफ्रीकन प्लेस को दिखा रहा है। इसके बारे में ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी इसमें आगे और भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं, व्हाट डज द लाइन हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव सिम्बोलाइज। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये पूछ रहे हैं कि ये एक फेमस लाइन है इसी पोएम की, और पूछ रहे हैं कि हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव सिम्बोलाइज। इसमें एक क्या सिम्बोलाइज करता है, तो जाहिर सी बात है कल्चरल स्कीजोफ्रेनिया सिम्बोलाइज करता है। ठीक है, वॉलकॉट का एक इनर डिवीज़न चल रहा था, इनर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि उनका जो ब्लड है वो तो अफ्रीका के लिए है, लेकिन जो उनकी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखने वाले राइटर थे। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में प्रेशराइज फील कर रहे हैं कि मतलब मुझे किससे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए और किससे ज़्यादा मतलब वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट डज द कोलोनल ऑफ कैरी ऑन इम्प्लाई, कोलोनल और कैरी ऑन एम्प्लॉय, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है उसमें आपकी पोएम में। तो ये आपका क्या एम्प्लॉय करता है, सिंबल ऑफ वायलेंस एंड डेथ, symbol of violence and death. This phrase critiques colonial officials who feel death and destruction. They are rulers of corpses, showing moral decay. ठीक है, ये इनका क्या दिखाता है, मोरल डिके दिखाता है, और वायलेंस ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी दिखाता है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से इंडिया में अत्याचार किया है उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी अत्याचार किया। आपको मालूम ही होगा कि अंग्रेज़ों ने तो सब जगह ही मतलब अपना राज चलाया हुआ था, तो उस किस तरीके से उन्होंने क्या मतलब वायलेंस को झेला है साउथ अफ्रीकन ने, इसके बारे में ये क्या दिखा रहा है, ये लाइन शो करती है। विच इमोशन डोमिनेट द पोएम, तो जाहिर सी बात है पोएम में जो राइटर है आपका किसी पीस में नहीं है, किसी जॉय में नहीं है, कोई होप नहीं है उसको, वो किस में, गिल्ट एंड कन्फ्यूज़न में। उसको गिल्ट किस चीज़ का है, कि गिल्ट है उसको कि वो अपनी अफ्रीकन कल्चर को उसको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो ना करके अपनी लिटरेरी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उसको इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करना चाहिए। और कन्फ्यूज़ है कि उसे अफ्रीकन कल्चर पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा, कॉलोनियल कल्चर पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो यही इनका क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, गिल्ट होता है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम, ठीक है, टोन ऑफ द पोएम कैसी है, आयरनिक है, कन्फ्लिक्ट है। पूरी पोएम में आपको इनका कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाई देगा कि इस पोएम में वो कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं। ठीक है, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अफ्रीका में जो वायलेंस हुई है उसके बावजूद ये इंग्लिश को या इंग्लिश कल्चर को कैसे अपना सकते हैं, या इनको ये फॉलो करना चाहिए या नहीं, इनके एथिक्स, इनके मोरल इस चीज़ के लिए इनको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड कैरी ऑन सिग्निफाई इन द पोएम, वर्ड कैरी ऑन क्या सिग्निफाई करता है इस पोएम में, तो वर्ड कैरी ऑन क्या सिग्निफाई करता है, डिकेड फ्लैश को सिग्निफाई करता है। ठीक है, डिकेड फ्लैश को सिग्निफाई करता है। क्या बता रहा है, कैरी ऑन मीन्स डिकेड फ्लैश, कैरी ऑन में डिकेड फ्लैश रिप्रेजेंटिंग कॉर्प्सेस ऑफ कॉलोनियल वायलेंस। ठीक है, कॉलोनियल वायलेंस को ये डिस्कस करता है। ठीक है, इट सिंबलाइजेज द डिह्यूमनाइजेशन, करप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाई वॉर एंड ऑपरेशन, और पूरे वॉर को दिखाता है कि पूरे वॉर में क्या होता है, केवल डिह्यूमनाइजेशन होता है, करप्शन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। अ विंड इज रफिंग द टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, अ विंड इज़ रफिंग द टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हीं लाइन को, जैसे इन लाइंस को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जो कीवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। जब आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं ना, तो आपका क्या हो जाता है, पेपर में जब आपकी लाइंस आती हैं तो आपको पहचानना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब ये विंड इज रफलिंग टॉनी पेल्ट, तो क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन, हम विंड को क्या कर रहे हैं, पर्सोनीफाई कर रहे हैं। और
और टॉनी पेल्ट को भी क्या कर रहे हैं, एक पर्सोनीफाई कर रहे हैं। हियर अफ्रीका इज पर्सोनीफाइड एज एन एनिमल विद अ टॉनी पेल्ट, ठीक है, सिम्बोलाइजिंग द इट्स विटैलिटी एंड वाइल्ड ब्यूटी, ठीक है। व्हाट डज द टॉनी पेल्ट सजेस्ट, टॉनी पेल्ट क्या बताता है, तो टॉनी पेल्ट क्या बता रहा है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ ब्यूटी को बता रहा है, वहाँ के नेचुरल लैंडस्केप को बता रहा है, और अफ्रीका की विटैलिटी को बता रहा है, अफ्रीकन्स की जीने की इच्छा को बता रहा है। तो ये क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव। टॉनी पेल्ट कंबाइंस अफ्रीकाज वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी एंड इट्स विटैलिटी। इट मेक्स कॉन्टिनेंट अपीयर लाइक अ लिविंग बींग विद एनर्जी एंड रॉ स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वॉट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डज वॉलकॉट हाईलाइट, किस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं। तो हम पूरी इस पोएम में अभी शुरू से यही देख रहे हैं कि अफ्रीकन आइडेंटिटी और इंग्लिश अपब्रिंगिंग को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वो हैं तो अफ्रीकन, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग, उनका जो कल्चर वो फॉलो करते हैं वो कैसा है, वो इंग्लिश है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि उन्हें कैसा मतलब किसको ज़्यादा वो प्रेफर करना चाहिए, किसको उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, विच लाइन मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस हिज डिवाइडेड आइडेंटिटी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन इसको दिखाती है, इनका कल्चरल। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लड ऑफ बोथ, आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, मैं हूँ जो एक दोनों ही ब्लड से पॉइजन हुआ हूँ। मतलब वो पूरी तरीके से परेशान है कि अब मेरे अंदर तो दोनों का ब्लड है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस कल्चर को फॉलो करना चाहिए। यूरोपियन वर्ल्ड उनको एक तरीके से कैसा फील हो रहा है, एक कर्ज की तरह, एक बर्डन की तरह फील हो रहा है, ठीक है, कर्ज की तरह फील हो रहा है, बर्डन की तरह फील हो रहा है। और उनके अंदर एक इनर टर्मोइल, एंडलेस इनर टर्मोइल, क्या एंडलेस इनर टर्मोइल पैदा कर रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। विच एनिमल इमेजरी रिप्रेजेंट्स ब्रूटैलिटी, तो किस एनिमल इमेजरी को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हाइनाज और फ्लाई को। हाइनाज एंड फ्लाइज आर एसोसिएटेड विद द स्केवेजिंग एंड डिके, ठीक है। वॉलकॉट यूजेस देम एज अ मेटाफर्स फॉर colonial brutality and the cruelty of war that leaves nothing but corpses, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट समरी ऑफ द पोएम्स मैसेज, ठीक है, समरी क्या है पोएम की, तो वॉर इज़ नेसेसरी, इंग्लिश लैंग्वेज इज सुपीरियर, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। आइडेंटिटी सिंपल, ये भी नहीं कहा गया। अगर आइडेंटिटी सिंपल होती तो इसका मतलब यही नहीं होता कि मतलब जो है उनको इतनी कन्फ्यूज़न ही नहीं होती। तो क्या है, कोलोनियलिज्म करप्ट्स बोथ साइड्स। अगर कोलोनियलिज्म ही ना होता तो ना उन्हें अफ्रीकन कल्चर को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आती और ना ही उन्हें इंग्लिश कल्चर को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आती। यही इस पोएम का मेन सार है या मेन एसेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये पोएम हम लोग डिस्कस करेंगे बीच बीच में। मैं जब मिक्स क्लास लाऊंगी, जब मिक्स MCQs लाऊंगी, तब मैं इनके क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से हम डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट पोएम आपको कल ही मिलेगी और होप सो आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी LT ग्रेड की तैयारी को बहुत सीरियसली लेकर के तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है, अभी आप ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। LT ग्रेड की तैयारी को लेकर के सीरियस हो जाइए, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सारा सिलेबस है जो हमें कवर करना है। और होप सो कि आप इस तैयारी में मुझे भी अपना एक कंपेनियन मानेंगे, एक मेंटोर मानेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर सीरियस प्रिपरेशन। थैंक यू क्लास।